नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आशा है आपकी निबंध वगैरह की तैयारी अच्छी चल रही होगी, मेंस की तैयारी बेहतर चल रही होगी आपकी। आप क्वेश्चन वाला सीरीज भी देख रहे होंगे। यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे कि आपका मेंस भी साथ में तैयार होता चले, खास करके निबंध पोर्शन। आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल। गुप्त काल प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए। यह युग एक स्वर्ण युग है। स्वर्ण युग क्यों है, इसमें क्या क्या ऐसा हुआ था, कौन कौन से मुख्य शासक हुए, इन्होंने क्या क्या समाज में परिवर्तन किया, कितने दिन तक यह चला, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। यह हमारे प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। प्री में जो पूछे जाते हैं उनको मैं मार्क कर दूंगा, वो भी मैंने शामिल किए हैं, और मेंस के लिए तो लिखने वाला आता ही है, तो वो भी आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। लास्ट में हम कुछ एमसीक्यू भी करेंगे इस टॉपिक से संबंधित, जो आपके प्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसलिए आप वीडियो पर पूरे बने रहिएगा, और जिससे कि आपका गुप्त काल यहीं पर तैयार हो जाए। प्रश्न लास्ट में करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। पढ़ेंगे वो मेंस में काम आ जाएगा, और एमसीक्यू जो हैं वो तो हमारे काम आएंगे ही। यह सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप यूपीएससी के थ्रू दे रहे हो, पीएससी के थ्रू कोई भी दे रहे हो, एसएससी, रेलवे, चाहे जिसमें आप बैठ रहे हो, इससे एक दो प्रश्न आपके हमेशा पूछे ही जाते हैं। गुप्त काल स्वर्ण युग क्यों था भाई? देखो, गुप्त काल में होता क्या है, सारे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा विकास शुरू हो जाता है। चाहे वह साहित्य रहा हो, शिक्षा रहा हो, व्यापार रहा हो, नगरीय जीवन रहा हो, उन लोगों की राजनीति रही हो, उन लोगों का व्यापारिक लेन देन रहा हो, यानी चहुमुखी विकास जिसको कहते हैं, तो गुप्त काल में हमें वो देखने को मिलता है। इनकी कला संस्कृतियाँ जो हैं वो भी बहुत उन्नत हो जाती हैं। मूर्तियों का प्रयोग भी उनके काल से शुरू हो जाता है। यानी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है इस युग में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है यही इसको स्वर्ण बनाता है। स्वर्ण युग इसी कारण बनता है ना। इससे पहले मौर्य युग हुआ, तो मौर्य युग में इतनी चीजें हमने नहीं देखी। हालांकि मौर्य युग भी बहुत मशहूर हुआ था, मौर्य युग का भी प्रशासन बहुत अच्छा था। मौर्य युग के राजा जो थे उन्होंने नई नई चीजें वो भी लेके आए थे, वो भी विदेशों तक, दूर तक फैले थे। स्वर्ण युग में सारा विकास एक साथ होता है। तो गुप्त काल जो है 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये इनका समय अवधि है। इस युग में राजनीति, प्रशासन, धर्म, कला, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा, नगर जीवन और सांस्कृतिक समन्वय सभी क्षेत्रों में अद्वितीय प्रगति होती है। गुप्त वंश की स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। लगभग 319 ईस्वी में होती है स्थापना। समय के साथ यह साम्राज्य उत्तर भारत के विशाल भूभाग पर फैल गया और सांस्कृतिक धरोहर को नई दिशा दी गई। संस्थापक कई बार कई परीक्षाओं में, छोटी परीक्षाओं में और बड़ी दोनों में पूछे गए हैं। स्थापना के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश का उदय जो है मगध, आधुनिक बिहार के क्षेत्र में होता है। प्रथम शासक श्रीगुप्त थे, जिन्हें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आपसे ये पूछा जाए कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की, तो आप श्रीगुप्त ही लगाएंगे, यदि ऑप्शन में है तो। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 355 ने गुप्त वंश को एक बड़ा साम्राज्य का रूप दिया है। संस्थापक श्रीगुप्त थे। फिर इसके बाद आते हैं जो वास्तविक बड़े साम्राज्य वाले शासक होते हैं, वो चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर मगध और वैशाली पर प्रभाव प्राप्त कर लिया। ये भी पूछा जाता है इनका विवाह किससे हुआ था। उनके उत्तराधिकारी जो होते हैं वो समुद्रगुप्त हैं, 335 से 380। भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है। उसने उत्तर से दक्षिण तक अनेक राज्यों को परास्त कर व्यापक साम्राज्य खड़ा किया। आप ये समझो, उत्तर भारत से लगा के दक्षिण भारत तक पूरे साम्राज्य को इस बंदे ने जोड़ दिया, इसीलिए नेपोलियन हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की 380 से 415 ईस्वी में। समुद्रगुप्त की विरासत को और मजबूत किया तथा शकों को हराकर गुजरात और पश्चिमी भारत को साम्राज्य में जोड़ा। उसके बाद कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त ने शासन किया था। प्रशासनिक व्यवस्था इनकी कैसी थी? गुप्त शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था मौर्यों की तुलना में अधिक विकेंद्रीकृत थी। राजा सर्वोच्च शासक था, उसे दिव्य शक्ति का प्रतिनिधि माना जाता था। मंत्रिपरिषद राजा की सहायता करती थी। साम्राज्य को भुक्ति
प्रांत, विषय, जिला और ग्राम गांव में बांटा गया था। ये पीसीएस में पूछा गया था आपके। प्रत्येक स्तर पर अधिकारी नियुक्त होते थे, जैसे उपरिक जो था प्रांत का प्रमुख अधिकारी था, विषयपति जिले का अधिकारी था, ग्रामीण गांव का अधिकारी था। मैं इनकी जो महत्वपूर्ण शब्दावली है इस पर भी आपको पूरा एक वीडियो दे दूंगा, जिससे कि पूरी शब्दावली याद रखें आप। शब्दावली ज़्यादातर यूपीएससी में पूछी जाती है। नगर प्रशासन में नगराध्यक्ष की भूमिका थी। कर व्यवस्था व्यवस्थित थी। कृषकों से भूमि कर, शिल्पकारों से उत्पादन कर और व्यापारियों से शुल्क दिया जाता था। फिर समाज व्यवस्था इनकी कैसी थी? गुप्तकालीन समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पर आधारित हो गया था। ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च थी। वो धार्मिक और सामाजिक जीवन में निर्णायक भूमिका निभाते थे। क्षत्रिय शासन और युद्ध कला में अग्रणी थे। वैश्य व्यापार और कृषि से जुड़े थे। शूद्र समाज में सेवा कार्यों में संलग्न होते थे। इनकी जो ये कह सकते हैं वर्ण व्यवस्था जो थी, ये बिल्कुल पहले जैसी थी जैसी हमने वैदिक वगैरह में पढ़ी थी। स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर थी। उन्हें शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अवसर मिलता था, परंतु समय के साथ पर्दा प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियां भी प्रारंभ हो रही थी। धर्म इनका कैसा था? गुप्तकालीन धर्म में व्यापक सहिष्णुता और विविधता थी। हिंदू धर्म का प्रभाव सबसे अधिक था। विष्णु, शिव, दुर्गा की पूजा प्रचलित थी। भगवत भक्ति आंदोलन का विकास हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी अस्तित्व में बने रहे। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन का बड़ा केंद्र माना जाता था। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शासक धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध थे। साहित्य और शिक्षा के बारे में इनका क्या विकास रहा? संस्कृत भाषा को राजकीय संरक्षण मिला था। महान कवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव जैसी कृतियां लिखी। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी। बहुत पूछा जाता मुद्रा राक्षस किसने लिखी। भास और शूद्रक जैसे नाटककार इसी युग में होते हैं। आर्यभट्ट ने गणित और खगोल शास्त्र पर ग्रंथ लिखे। शिक्षा के प्रमुख केंद्र नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला विश्वविद्यालय माने जाते थे उस समय। कला और स्थापत्य यानी गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता था। मूर्ति कला कैसी थी? सांची, सारनाथ, मथुरा की मूर्तियां उत्कृष्ट उदाहरण हैं। बुद्ध की मूर्तियों में शांति और करुणा का भाव झलकता है। फिर आती है वास्तुकला। अजंता एलोरा की गुफाएं, देवगढ़ का विष्णु मंदिर गुप्तकालीन स्थापत्य के नमूने हैं। चित्रकला कैसी? अजंता गुफाओं की भित्ति चित्रकारी इसी युग की उच्चतम उपलब्धि है। विज्ञान के बाद क्षेत्र में कैसा था? गुप्त काल विज्ञान और गणित के क्षेत्र में भी अग्रणी रहा था। आर्यभट्ट ने 476 ने शून्य की अवधारणा दी। उन्होंने पृथ्वी की परिधि और ग्रहों की स्थिति पर भी शोध किया था। सोचो भारत का तब विज्ञान कितना तेज था, उन्होंने तब सब कैलकुलेशन कर लिया था। बाणभट्ट और चरक ने आयुर्वेद में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वराहमिहिर ने खगोल और ज्योतिष पर बृहद संहिता लिखी। ये इंपॉर्टेंट है हमारा। ये वराहमिहिर पूछा जाता है कि किस युग के थे, किस साम्राज्य के थे। आर्थिक स्थिति इनकी कैसी थी? कृषि अर्थव्यवस्था का आधार थी। लोहे के औजारों के प्रयोग से कृषि उत्पादन बढ़ा। व्यापार और वाणिज्य भी उन्नत अवस्था में था। भारत का विदेशी व्यापार रोमन साम्राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। सोने चांदी के सिक्कों का प्रचलन था, जिन पर शासकों की छवि अंकित रहती थी। इनका पतन कैसे होता है? देखो, कोई भी साम्राज्य यदि उठता है तो उसका पतन भी होता है, उसके कुछ कारण होते हैं। तो 6ठी शताब्दी में क्या होता है कि ये कमजोर पड़ने लगता है। हुणों के आक्रमण ने साम्राज्य को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई। प्रांतीय शासक स्वतंत्र होने लगे। आंतरिक कलह और उत्तराधिकारी विवाद बढ़े। व्यापार में गिरावट और आर्थिक संकट भी पतन का कारण बने। लगभग 550 तक गुप्त साम्राज्य जो है बिखर चुका था। गुप्त काल का महत्व क्या होता है? गुप्त काल भारतीय इतिहास में विशेष स्थान रखता है, क्योंकि यह युग सांस्कृतिक और बौद्धिक उत्कर्ष का काल था। कला, साहित्य और विज्ञान ने ऊंचाइयां पहुंचाई। भारतीय समाज ने स्थिरता और समृद्धि का अनुभव किया। इस काल की विरासत आज भी भारतीय सभ्यता की धरोहर है। तो ये हमारा गुप्त काल का मुख्य भाग रहता है जो हमने आपको पढ़ाया। एमसीक्यू ये क्वेश्चन जहाँ से इसमें इंपॉर्टेंट थे वो भी हमने आपको बताए। अगर आपको इससे संबंधित मेंस लिखना रहे तो आप आराम से 250-300 वर्ड वाला आंसर लिख सकते हो। ये चीज़ें आपको उसमें शामिल करनी पड़ेंगी। अब हम कुछ इसमें प्रश्न
पढ़ते हैं जो कि हमारी परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश की वास्तविक नींव किस शासक ने डाली? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था जिससे साम्राज्य का विस्तार हुआ? लिच्छवी राजकुमारी देवी से। गुप्त साम्राज्य का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? नेपोलियन को। कौन था? समुद्रगुप्त। क्यों माना जाता था? उत्तर से दक्षिण तक इसने भारत को जोड़ दिया था। समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा किसने है? विंसेंट स्मिथ ने। यह भी कई बार पूछा गया है। इलाहाबाद प्रशस्ति यानी प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त की विजय गाथाओं से। इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी थी? हरिशेन। हरिशेन कौन थे? ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त ने किस नीति का पालन किया? दक्षिणापथ विजय के बाद अनुग्रह नीति यानी पराजित राजाओं को पुनः शासन सौंपने की नीति इन्होंने अपनाई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रसिद्ध उपनाम क्या था? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस युद्ध को पराजित कर पश्चिमी भाग को जीता था? ये शक क्षत्रपों को। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार किसके लिए प्रसिद्ध था? 9 रत्नों के लिए। 9 रत्न थे उनके दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का महान कवि कौन था? कालिदास। इनकी रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं जो हमने आपको ऊपर पढ़ाई हैं। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? भारत का स्वर्ण युग। गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन से थे? नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला। गुप्तकालीन राज्य समाज की प्रमुख विशेषता क्या थी? वर्ण व्यवस्था और धर्म सहिष्णुता। गुप्तकालीन मुख्य धर्म कौन से थे? हिंदू, बौद्ध और जैन। गुप्तकालीन सिक्कों पर किसकी छवि अंकित होती थी? गुप्त सम्राटों की। जिस सम्राट के समय में जो सिक्का चलता था उसकी छवि उस पर बना दी जाती थी। गुप्तकालीन चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ मिलता है? अजंता की गुफाओं में। गुप्तकालीन मूर्तिकला का मुख्य केंद्र कौन सा है? मथुरा और सारनाथ। मथुरा में ही पहली मूर्ति जो है बनाई गई थी बुद्ध की। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर स्थापत्य का उदाहरण कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये भी कई बार पूछा गया है अपनी परीक्षाओं में। गुप्त काल में संस्कृत साहित्य का सबसे महान कवि कौन था? कालिदास जी। कालिदास की प्रमुख कृति कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। गुप्तकालीन गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा? आर्यभट्टीय। गुप्त काल में जीरो की अवधारणा किसने दी यानी शून्य की अवधारणा किसने दी? आर्यभट्ट ने। ज्योतिष और खगोल पर बृहद संहिता किसने लिखी? वराहमिहिर ने। गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? हूणों का आक्रमण। हूणों से संघर्ष करने वाला अंतिम गुप्त शासक कौन था? स्कंदगुप्त। गुप्तकालीन प्रशासन इकाइयां कौन सी थी? भुक्त इसको प्रांत कहते थे, विषय इसको जिला कहते थे और ग्राम गांव को कहते थे। गुप्त साम्राज्य का पतन कब होता है? 6वीं शताब्दी के मध्य, लगभग मान लो 550 ईस्वी में होता है। तो यह आपके लिए गुप्त काल था और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा और लोगों को भी शेयर करिएगा। कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट कर सकते हैं। ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे निबंध सीरीज और मेंस की क्वेश्चन सीरीज आपको समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। आप ही हमारे भविष्य के पीसीएस और आईएएस अधिकारी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।